तो कैसा है दोस्तों, 10 जनवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के इनविटेशन को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये कोई मंदिर का समारोह नहीं हो रहा बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट है जिसमें हम लोग भाग नहीं ले रहे। और साथ ही साथ ये मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया था कि अभी मंदिर का निर्माण तो अधूरा है लेकिन फिर भी इसका उद्घाटन किया जा रहा है क्योंकि 2024 में आने वाले जनरल इलेक्शन में बीजेपी राम मंदिर के इस मुद्दे को अपना मेन फोकस बनाकर जीत हासिल करना चाहती है। अब बट ऑब्वियसली इतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोग कांग्रेस के इस फैसले को गलत बता रहे हैं और कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी राम जन्मभूमि और उससे जुड़े हुए किसी भी विवाद की बात आती है ना, तब कांग्रेस अपने इतिहास के बोझ तले दब जाती है। जी हाँ, एक ऐसा इतिहास जो कई सारे वाद विवाद और कंट्रोवर्सियों से भरा पड़ा है और इस बार तो इन सभी चीजों को बदलने का मौका भी था कांग्रेस के पास, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या है राम मंदिर के पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस की कहानी, आइए आज की इस विजुअल में समझते हैं। To declining the Ram Mandir invitation, now the Congress is facing backlash from its own leaders. जहाँ टीवी खोलो देश में और कुछ नहीं, सिर्फ राम मंदिर ही है। Sonia Gandhi has decided to boycott Ayodhya. बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली। दरअसल 4 जनवरी 2024 को दिल्ली के कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में सभी राज्यों के बड़े बड़े एमपीज की एक मीटिंग हुई थी और उनमें से एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की बात रखी। लेकिन ठीक 6 दिनों के बाद यानी कि 10 जनवरी को कांग्रेस ने ऑफिशियली ऐसा बताया कि वो इस इन्विटेशन का सम्मान पूर्वक अस्वीकार करती है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस का ये इनकार पार्टी के अंदर एकमत नहीं था, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो अपनी पार्टी के इस फैसले को ये कहते हुए गलत साबित कर रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को हिंदू वोटर्स के रूप में आने वाले जनरल इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी जो लोग राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये पूरा विवाद सालों से सुनते और देखते आ रहे हैं, उनको शायद पता होगा कि कैसे ये पूरा मामला देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से ही विभाजित करता आया है। मतलब कि जब 1992 में लोगों ने 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया तो उस टाइम पर कांग्रेस पीएम पीवी नरसिम्हा राव चुपचाप बैठकर दूरदर्शन देख रहे थे, क्योंकि वो पीएम होने के बाद भी मजबूर थे और उन्होंने अपनी मजबूरी और इस विवाद में दबे हुए कुछ इंपोर्टेंट मुद्दों को अयोध्या 6 दिसंबर में एक्सपोज किया है और ये बुक आपको अमेज़न पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गांधी परिवार का भी राम मंदिर को लेकर अपना एक अलग ही इतिहास है, जिसमें 1989 में राजीव गांधी ने राम राज्य का वादा किया था और इसके लिए उन्होंने सरयू नदी के किनारे अपनी कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स की भी शुरुआत की थी। लेकिन जब आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को मुस्लिम वोट का भारी नुकसान हुआ तो फिर राजीव गांधी ने राम राज्य की बात करना ही छोड़ दिया। इसके बाद नंबर आता है सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 1998 में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसा कहा था कि अगर 1992 में गांधी परिवार का एक भी सदस्य पीएम पद पर होता ना तो ये बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। लेकिन दोस्तों, सत्ता में तो उस टाइम पर कांग्रेस की ही सरकार थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पीएम पद पर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं था और ऐसी बातें पहले 1991 में और बाद में 2004 में भी सोनिया गांधी जी ने की है। यहाँ तक कि 1992 के बाद ठीक 2016 में अयोध्या जाने वाले राहुल गांधी गांधी परिवार के पहले सदस्य थे, लेकिन तब भी उन्होंने सिर्फ हनुमान गढ़ी मंदिर का ही दौरा किया था और राम मंदिर वाली जगह पर तो वो गए भी नहीं थे। सो इन सारी बातों से मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए 22 जनवरी का ये इन्विटेशन इन सभी गलतियों को सुधारने का एक मौका था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। और मैं यहाँ पर कांग्रेस की कोई बुराई या फिर वो पार्टी गलत है ऐसा कुछ साबित करना नहीं चाहता, क्योंकि ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन का इन्विटेशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, एट दी एंड इन सभी पार्टीज को अपने अपने राज्यों में जय श्री राम की इस दहाड़ से शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपने एक एक राज्यों को संभाल के बैठे हुए हैं। सो उनका रोल इतना बड़ा नहीं है। पर कांग्रेस देश की सबसे पुरानी
स्वाभिमानी पार्टी होने के साथ ये इंडिया के वास्ट पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। ऊपर से अभी हाल ही में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश के बाकी सभी इलाकों में से गुजरने वाली है, सिर्फ एक अयोध्या को छोड़ के। सो कांग्रेस के इन सभी एक्शंस पर से लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन बड़ी संख्याओं में मौजूद कट्टर हिंदुओं को समझाने में परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ये लोग तो बट ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी को एक हिंदू फोबिक ही मानेंगे और इस तरीके के फैसले वैसे भी लोगों के माइंड में एक गलत धारणाओं को पैदा करता है, और वो भी तब जब 2024 के इलेक्शन सर पर है। और कांग्रेस पार्टी में इससे पहले भी 2013 में जब अपनी ही पार्टी की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पारित किए गए एक अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, और लोगों के बीच तब से ही कांग्रेस को लेकर एक माइंडसेट पैदा हो गया था कि ये तो एक रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट है जो कि गांधी परिवार के इशारों पर नाचती है। वैसे अभी 22 जनवरी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में न जाने का कांग्रेस पार्टी का ये फैसला उनके लिए आने वाले इस 2024 के साल में अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर सकता है। वैसे अगर आप लोगों को अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े हुए अभी तक के हर एक इम्पोर्टेंट मुद्दों को